नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के YouTube चैनल पर। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जैसे कि पीछे आप देख रहे होंगे, यानी कि कर्नाटक का संघर्ष, या फिर आप लोगों ने लगातार पढ़े होंगे कर्नाटक के जो युद्ध है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे जो कर्नाटक के युद्ध रहे, इन युद्धों में बहुत बड़ी समस्या, जटिलताएं रहती है इन्हें समझने में, इन्हें पढ़ने में। तो ज़्यादातर जो छात्र रहते हैं वो कर्नाटक युद्धों को रट्टा मारकर जो है याद कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अंदर से डिटेल में बनते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को कर्नाटक के युद्धों के बारे में विस्तार से जो है जानकारी नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं जो है इन प्रश्नों में धोखा खा जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को डिटेल से आज समझाने वाला हूं, यानी कि जो कर्नाटक का संघर्ष था, इसमें हम लोग जो है विस्तार से समझने वाले हैं कि आखिर में कर्नाटक का जो संघर्ष था ये क्यों हुआ, कर्नाटक के जो संघर्ष थे ये कितने युद्ध इस कर्नाटक के युद्धों में रहे, कितने युद्ध इसमें हुए। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंतर्गत जो होने वाली बहुत सारी जो हमारे जानकारियां हैं वो भी आप लोगों के बीच में साझा करने वाला हूं। कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरा यह है कि सरलतम शब्दों में हम लोग इस कर्नाटक के युद्ध को समझने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं यदि आप लोग जो है विस्तार से इस वीडियो को देखते हैं और एकाग्रता के साथ आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करते हैं, तो कर्नाटक के जो तीनों युद्ध है वो आप लोगों के दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए फिर ज्यादा देरी ना करते हुए शुरुआत की जाए, यानी कि कर्नाटक संघर्ष के बारे में। सबसे पहला जो इसमें हमारा जो चर्चा का विषय है वो कर्नाटक जो संघर्ष है, ये आखिर में कुल कितने संघर्ष हुए। तो नॉर्मली आप सभी लोग पढ़ते हैं कि कर्नाटक की जो है 3 लड़ाइयां लड़ी गई, यानी कि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, जिनमें हम लोग कहते हैं कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध, इसके साथ साथ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध या सेकंड, और फिर कर्नाटक की तीसरी लड़ाई। ये 3 युद्ध कर्नाटक के लड़े गए। दोस्तों, कर्नाटक की पहली लड़ाई की बात करें तो ये हमारा सन 1740 से सन 1748 में लड़ा गया। कर्नाटक का दूसरा युद्ध सन 1748 से 54 के बीच लड़ा गया, या फिर 49 से 54 के बीच इसे कहा जाता है। और कर्नाटक की जो तीसरी लड़ाई है ये 56 से 63 में लड़ी गई। इन्हीं तीनों युद्धों के बारे में दोस्तों मैं विस्तार से आपके बीच चर्चा करने वाला हूं। तो इस वीडियो में केवल और केवल मैं कर्नाटक का जो पहला युद्ध है इस युद्ध पर ही चर्चा करूंगा, क्योंकि छोटे छोटे युद्ध में अगर आपको समझाता हूं तो तीनों युद्ध आप बारीकी से समझ जाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत की जाए। आप समझ गए होंगे कर्नाटक के 3 संघर्ष हुए, कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए। अब ये समझना बाकी है कि कर्नाटक के युद्ध किन के बीच लड़े गए, उस पर एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे चर्चा होती रहेगी। परंतु हम लोग इतना समझ चुके हैं कि कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला युद्ध कब से कब तक है, 40 से 48 के, यानी 1740 से 1748। दूसरा 1748 से 1754 और तीसरा 1756 से 1763। तो चलिए फिर अब जानते हैं कि आखिर में जो ये शब्द है कर्नाटक, ये जो कर्नाटक है, पहले तो इसका परिचय लिया जाए। बहुत सारे छात्र अभी भी कर्नाटक युद्ध को जो है, जो वर्तमान हमारा कर्नाटक राज्य है उससे जोड़कर देखते हैं, जो कि दोस्तों एकदम से क्या है, गलत है। हम लोग हल्का सा जो है इस कर्नाटक के परिचय पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर में जो कर्नाटक की 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई, ये कर्नाटक क्या वर्तमान कर्नाटक राज्य था या फिर ये कर्नाटक कोई दूसरा कर्नाटक था। तो थोड़ा सा इसके विषय में जो है हल्की सी जानकारी जानी जाए। दोस्तों, नॉर्मली अगर आप लोग भारतीय राज्यों को देखते हैं तो हमारा जो कर्नाटक है वो इस जगह पर आपको कर्नाटक राज्य देखने को मिलता है। लेकिन आप लोगों को खास बात याद रखनी है कि जो ये कर्नाटक राज्य है ये उन 3 युद्धों से संबंधित कर्नाटक नहीं है, बल्कि जो कर्नाटक युद्ध लड़े गए वो कर्नाटक था। और वो कौन सा था दोस्तों, अगर मैं आपको यहां पर समझाऊं तो ये जो आपको इस वाला क्षेत्र, आपको पूरी बेल्ट यहां से लेकर नीचे तमिलनाडु के नीचे तट तक देखने को मिल रही है, ये वाली, इसको कहा जाता था उस समय क्या, कर्नाटक। तो इस स्थान पर लड़े गए ये तीनों की तीनों युद्ध। तो यहां पर अगर इस मैप पर समझाऊं तो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग से लेकर और तमिलनाडु का जो दक्षिणी कोना है, इस हिस्से तक जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसी को कहा जाता था दोस्तों क्या, कर्नाटक। और ये कर्नाटक की तीनों लड़ाइयां भी इस स्थान पर लड़ी गई। यानी हमारा जो कोरोमंडल तट है, आप लोग ये कह सकते हैं कि कोरोमंडल जो तट है, कोरोमंडल तट आप जानते हैं जो हमारा ये पूर्वी भाग है तमिलनाडु का उत्तरी वाला, इस कोरोमंडल तट वाले भाग में जो विस्तार था वो था कर्नाटक राज्य का। तो इस कर्नाटक राज्य में लड़े गए ये कर्नाटक के तीनों युद्ध, ना कि इस कर्नाटक जो वर्तमान राज्य है। ये कर्नाटक राज्य 1950 के बाद वाला है, जबकि ये जो कर्नाटक राज्य है या फिर जो कोरोमंडल तट वाला कर्नाटक राज्य है, ये वही कर्नाटक राज्य होगा जहां पर कर्नाटक के तीनों युद्ध लड़े जाएंगे।
अर्थात अगर मैं प्रॉपर इसकी लोकेशन आपको बताऊं तो हमारा जो ये बंगाल की जो खाड़ी आपको दिख रही है, इस बंगाल की खाड़ी में जो पूर्वी तट है भारत का, इसका दक्षिणी हिस्सा यही कर्नाटक राज्य के नाम से जाना गया। तो पहली चीज उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि कर्नाटक युद्ध जब भी बातें होती हैं तो कर्नाटक राज्य ना होकर एक कर्नाटक अलग क्षेत्र था, उस जगह पर ये तीनों युद्ध लड़े गए। तो उम्मीद करता हूं ये छोटी सी जानकारी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी की ओर, यानी कि जो ये कर्नाटक राज्य है, इस राज्य का फिर इतिहास क्या है, कर्नाटक राज्य कैसे बना, यहां पर किस प्रकार से फिर कर्नाटक युद्ध लड़े गए। तो हल्का सा हमारा जो एक परिचय होगा या फिर हल्की सी जो चर्चा होगी वो कर्नाटक राज्य के इतिहास पर होगी। अगर दोस्तों कर्नाटक राज्य के इतिहास की बात करें तो यहां पर मैं मैप के माध्यम से भी आपको बताता रहूंगा कि जो हमारा कर्नाटक राज्य है इसका इतिहास कैसे रहा और कहां से इसका इतिहास जो है हमारे पास शुरू होता है। ये वो हमारा कर्नाटक राज्य है जो मैंने आपको बता दिया है, इस वाले पर ही कर्नाटक युद्ध लड़े गए हैं, ये वाला कर्नाटक। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर में इस कर्नाटक राज्य का इतिहास क्या था। नॉर्मली दोस्तों अगर हम लोग भारत को देखते हैं तो इसकी शुरुआत मुगल काल से शुरू हो जाती है। भारत में एक साम्राज्य रहा यानी कि मुगल साम्राज्य, और इस मुगल साम्राज्य में बहुत बड़े बड़े यानी कि महान बादशाह पैदा हुए और उन बादशाहों ने पूरे भारत को जो है एक छत्र किया। नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं कि मुगल बादशाहों ने पूरे भारत पर जो है आधिपत्य किया था और भारत को जो है मुगल बादशाहों ने सूबे में बांटा था, प्रांतों में विभाजित किया था। ऐसे में दोस्तों जिस समय दिल्ली में यानी कि यहां पर मुगल सत्ता थी, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, उस दौरान मुगलों का एक प्रांत हुआ करता था, ये नीचे वाला क्षेत्र, ये वाला, इसको मुगलों ने नाम दिया था यानी कि दक्कन का क्षेत्र, अर्थात मुगलों का ये था दक्कन का प्रांत। ध्यान से समझिएगा, जब मुगल सत्ता थी दिल्ली में तो उस दौरान जो दक्षिण भारत में ये हिस्सा था इसे दक्कन प्रांत के नाम से जाना जाता था और दक्कन प्रांत मुगलों के अधीन हुआ करता था। इसी दौरान जब मुगल बादशाह इस दक्कन प्रांत में अपना सूबेदार नियुक्त करता था, क्योंकि यहाँ का दक्कन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कौन होगा, सूबे का यानी कि सूबेदार। तो इस सूबेदार के पास एक दूसरी जिम्मेदारी दी जाती थी कि ये इस दक्कन प्रांत के साथ साथ एक और छोटा सा प्रांत को देखेगा, और वो छोटा सा प्रांत कौन सा होगा, इस जगह पर होगा, यहीं पर, और ये छोटा सा प्रांत था कौन सा, हमारा कर्नाटक प्रांत। तो इसी का नाम था कर्नाटक, ये वाला जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये था कर्नाटक प्रांत इसके अधीन, अर्थात मुगल साम्राज्य में हमारे पास ये कर्नाटक प्रांत देखने को मिलता है। इसी का हिस्सा होता था दक्कन प्रांत का, जो दक्कन का सूबेदार होता था उसी की जिम्मेदारी होती थी इस प्रांत को भी देखरेख करने की। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब सन 1707 ईस्वी में यहां पर मुगल सत्ता में 1707 ईस्वी में औरंगजेब, जो इनका आखिरी एक पावरफुल बादशाह था, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के पश्चात मुगल सत्ता जो है धाराशायी हो जाती है, यानी कि मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद उत्तर मुगल काल शुरू होता है, अयोग्य शासक गद्दी पर बैठते हैं और भारत में जितने भी इनके प्रांत थे उन प्रांतों में धीरे धीरे जो है इनके सूबेदार स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं और स्वतंत्र राज्यों की नींव रखते हैं, जैसे कि जिन्हें हम लोग नवीन राज्यों के उदय के रूप में पढ़ते हैं। तो इन्हीं में दोस्तों जो ये दक्कन प्रांत हुआ करता था, यही बाद में इनका कौन सा हुआ, यानी कि हैदराबाद राज्य। तो ये हैदराबाद राज्य के रूप में क्या हुआ, हैदराबाद राज्य के रूप में स्वतंत्र हुआ। और इसी हैदराबाद राज्य का जो यहां पर जो शासक गद्दी पर बैठा उसे कहा जाता था हैदराबाद के निजाम। तो इस दौरान हैदराबाद जब स्वतंत्र हुआ मुगलों से सन 1707 के बाद, हैदराबाद का निजाम यानी कि हैदराबाद का शासक हैदराबाद का निजाम कहलाया। और जो ये कर्नाटक था, इस कर्नाटक का जो शासक था उसे नवाब कहा गया, उसे कहा जाता था नवाब। तो इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे इस हैदराबाद से भी स्वतंत्र हुआ कर्नाटक, और इस कर्नाटक को जो स्वतंत्र करने वाला पहला शासक निकला वो निकला हमारे पास कौन, यानी कि सआदत अली खां। तो ये जो सआदत होगा, सआदत अली खां, ये है दोस्तों कर्नाटक का स्वतंत्र शासक। तो यहां से कर्नाटक राज्य स्वतंत्र रूप से सामने आया और इसी सआदत खां के बाद फिर कर्नाटक रियासत का इतिहास शुरू हुआ। तो ये मैंने आपको समझाया एक कर्नाटक राज्य का इतिहास, जिसमें धरती पर यानी कि जिन्हें कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है उसी का एक मैंने आपको इतिहास बताया। तो नॉर्मली आप समझ गए होंगे मुगल काल से इसकी शुरुआत हो जाती है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण आगे हमारी चर्चा होने वाली है वो चर्चा होगी कि कर्नाटक फिर संघर्ष क्या है। ये तो हम लोग समझ गए कि ठीक है भाई कर्नाटक राज्य क्या था, कैसे इसका इतिहास एक बनकर आया।
लेकिन ये जो कर्नाटक संघर्ष है, इन संघर्ष की शुरुआत फिर कैसे हुई, कैसे इस कर्नाटक युद्ध के लिए एक कर्नाटक की जो है ये पृष्ठभूमि तैयार हुई, तो अब चर्चा होगी हमारी दोस्तों इस पर। तो एक एक स्टेप बाय समझ रहे हैं, फोकस पूरा यह बना के रखिए। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कर्नाटक के संघर्ष की, तो ये शुरुआत होती है हमारे पास कहां से, यानी कि 18वीं सदी से, मुगलों के पतन के पश्चात। 18वीं सदी में सन 1707 में मैंने अभी आपको बताया औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया, नवीन राज्यों का उदय हो गया, और नवीन राज्य भी उदय हो चुके हैं। लेकिन खास बात आपको याद क्या रखनी है कि एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इस दौरान समझनी है, और वो क्या है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में हुआ है। और ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं, आप लोग जानते हैं, या जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको बता दूं कि सन लगभग जो है 1498 से यूरोपीय कंपनियों की, यानी कि 1500 ईस्वी के आसपास यूरोपीय कंपनियां भारत में आना शुरू कर देती है। लेकिन जब शुरुआत होती है 18वीं सदी की, तो उस दौरान यहां पर यूरोपीय कंपनियों में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक के बाद एक कंपनी यहां पर आती है। सबसे पहले यहां पर जो है पुर्तगाली पहुंचते हैं, ये भी एक हल्का सा समझा देता हूं कड़ी। पुर्तगालियों के बाद यहां पर डच लोग पहुंचते हैं, डचों के बाद इस क्रम में यहां पर दोस्तों अंग्रेज लोग पहुंचते हैं, अंग्रेजों के बाद यहां पर जो है डेनिश पहुंचते हैं, और डेनिश के बाद यहां पर लास्ट में सबसे अंतिम में जो इनकी कंपनी आती है वो फ्रांस पहुंचती है। तो ये है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इनमें से पुर्तगाल 1498 में आ चुकी है, डच इसके बाद आ चुके, लेकिन पुर्तगाल कमजोर पड़ चुकी है भारत में इस समय तक, 18वीं सदी तक डच कमजोर पड़ चुके, निकल चुके हैं। लेकिन अंग्रेज जो है धीरे धीरे भारत पर अपना वर्चस्व जमाया जा रहा है। डेनिश कमजोर पड़ चुकी है, पर जो फ्रांस है जो सन 1764 में यहां पर पहुंची है, और अंग्रेज जो सन 1600 ईस्वी में भारत में आ चुकी है, लगभग 64 साल के पश्चात फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई है। अर्थात ये जो दो कंपनियां दिख रही है, अंग्रेज और फ्रांसीसी, 18वीं सदी के आसपास इन कंपनियों ने धीरे धीरे जो नीचे का ये दक्कन का क्षेत्र है, दक्षिण वाला क्षेत्र है, इन जगहों पर अपनी व्यापारिक मजबूतियां जो है व्यापारिक जो है शुरुआत कर दी थी, या फिर मजबूती रूप से व्यापार को शुरू कर दिया था। और अगर हम लोग अब बात करें इस स्थान पर, तो यहां पर जो हमारा ये कर्नाटक वाला था, जिस कर्नाटक राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, इसी कर्नाटक राज्य के अधीन, जो कर्नाटक राज्य था अभी हमने देखा कैसे स्वतंत्र हुआ सआदत अली खां के द्वारा, तो इसी कर्नाटक राज्य में इन दोनों के दो बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र बन चुके थे। कौन कौन सा सेंटर था? एक सेंटर था मैसूर। ये जो मैसूर सेंटर आपको दिख रहा है, ये सेंटर था दोस्तों किसके पास, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था मैसूर, मैसूर में चल रहा था इनका कार्यक्रम। इसके अलावा जो पुद्दुचेरी है, पांडिचेरी, यहां पर चल रही थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन है और मैसूर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है। धीरे धीरे देखिए किस तरह से इनकी जो है ये संघर्ष की लीला आगे बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों होता क्या है, जब दोनों यहां पर, एक मैसूर में है और एक पुद्दुचेरी में है, और दोनों किसके अधीन है, उसी कर्नाटक राज्य के अधीन है, जहां पर कर्नाटक का नवाब रहता है। उसने इजाजत इनको दी है अपनी अपनी फैक्ट्रियों को लगाने के लिए, और ये दोनों कंपनियां लगातार व्यापारिक स्पर्धा में आगे बढ़ रही है, और धीरे धीरे इन दोनों कंपनियों के बीच व्यापारिक होड़ मचने लगी। ये व्यापारिक होड़ दोस्तों इस हद तक पहुंची कि यहां पर इन लोगों ने क्या कर दिया कि आपस में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चक्कर में राजनीति में भी प्रवेश कर लिया। अब धीरे धीरे इनको जो है यहाँ की राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा, और यही कारण रहे यानी कि इनके इस संघर्ष के। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा कर्नाटक का युद्ध है, ये युद्ध किन का संघर्ष है, या कर्नाटक का युद्ध किन के बीच लड़ेंगे, तो कर्नाटक युद्ध फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड यानी कि अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच कर्नाटक के युद्ध लड़ेंगे, अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं आंग्ल फ्रेंच युद्ध दोस्तों। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर में युद्ध फिर कैसे शुरू हुए। ये तो हम लोग समझ गए कि दोनों कंपनियां यहां पर विराजमान है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश करती जा रही है। ऐसे में स्वाभाविक था कि दोनों ही कंपनियों का टकराहट होना यहां पर जायज था। तो अब देखते हैं कि फिर कैसे इनकी जो है ये कंपनियां यहां पर टकराई। तो यहां पर चर्चा होगी हमारी इस कर्नाटक संघर्ष के बारे में। ये कर्नाटक संघर्ष मैंने आपको समझाया। कर्नाटक संघर्ष में सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण था दोस्तों, वो कारण पहला आपको ये समझना है कि आखिर में कर्नाटक के संघर्ष की शुरुआत किस तरह से होने शुरू हुई। ये देखिए, ये तो का क्षेत्र था ये कर्नाटक वाला, और इस कर्नाटक के अंतर्गत ही
जो मैसूर वाला क्षेत्र था, ये वाला, सॉरी मैसूर कह रहा हूं, मद्रास वाला क्षेत्र था, ये वाला मद्रास, इस मद्रास को केंद्र बना रखा है किसने? अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और यहीं पर ज्यादा दूर नहीं है, इसी के ठीक नीचे यहां पर दूसरा एरिया है, और ये कौन सा है? पुदुचेरी। इस पुदुचेरी को सेंटर बना रखा किसने? फ्रांस के द्वारा, यानी कि फ्रांस के द्वारा इसे सेंटर बनाया गया। इतनी नजदीकियां होने के कारण दोनों एक दूसरे पर यहां पर लगातार व्यापारिक गतिविधियां देख रही हैं। ऐसे में दोनों का लालच व्यापार के लिए बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात थी दोस्तों, इन दोनों के बीच ये संघर्ष होना तय था। अर्थात भारत में केवल एक ही यूरोपीय कंपनियों को राज करना था, और वो डिसाइड होना था आखिर में इन दो कंपनियों के बीच, जिसके लिए कर्नाटक का संघर्ष हुआ। और उसी कर्नाटक के संघर्ष ने यह तय किया कि भारत में इनमें से कौन सी कंपनी रहने वाली है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कर्नाटक के युद्धों के बारे में। कर्नाटक के युद्धों में सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि आखिर में जो कर्नाटक का युद्ध हुआ, इसके कारण क्या थे। ये तो संघर्ष की बात हुई, लेकिन अब कारण क्या रहे कि जो एकदम से ये भिड़ गए यहां पर। तो सबसे पहली बात, इस युद्ध के यहां पर दोस्तों दो कारण है। पहला है वास्तविक कारण, दूसरा होगा तात्कालिक कारण। वास्तविक कारण पर अगर हम लोग चर्चा करें तो ये यूरोप मैप है, ये आपको दिख रहे हैं ब्रिटिश, ये आपको दिख रहे हैं यहां पर फ्रांस। फ्रांस ये है, अंग्रेज ये है, दोनों आसपास के यूरोपीय हैं। यहां पर दिख रहा है आपको इस जगह पर एक छोटा सा देश, और ये हमारा देश हो जाएगा, यानी कि स्विस क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया। यहां पर मिल जाएगा आपको ऑस्ट्रिया। अब दोस्तों हुआ क्या, ये जो ऑस्ट्रिया आपको दिख रहा है, इस ऑस्ट्रिया में यहां पर लगभग सन 1740 में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया? उत्तराधिकार का, यानी कि ऑस्ट्रिया का राजा कौन बनेगा। और ये जो ऑस्ट्रिया का राजा था, इस राजा के उत्तराधिकार के युद्ध में दोनों ही देशों ने इंटरेस्ट लिया, अर्थात अंग्रेजों ने भी लिया और इसके साथ साथ फ्रांसीसियों ने भी लिया। और दोनों क्या हुए? एक दूसरे के विरुद्ध। एक चाहते थे कि नहीं, उत्तराधिकार में राजा ये बनना चाहता है, लेकिन दूसरा चाहते थे कि नहीं, उत्तराधिकार का राजा ये बनेगा। और दोनों में शुरुआत हो गई कहां से? सोचिए, ऑस्ट्रिया जो यूरोप में एक देश है, वहां पर इन दोनों की लड़ाइयां हो रही है उत्तराधिकार में, कि एक राजा बनाना चाह रहा है, इसको एक दूसरे को बनाना चाह रहा है। वहां पर जब लड़ाई छिड़ती है, सन 1740 से ये शुरू होती है, धीरे धीरे ये वहां पर इनकी लड़ाइयां शुरू होती रहती है, युद्ध इनका चलता रहता है। और उसकी आंच जहां जहां पर इन दोनों की कंपनियां थी, जहां जहां पर इन दोनों का साम्राज्य था, वहां वहां पर धीरे धीरे इनकी खटासे हुई, और वो आंच सीधा भारत में भी आकर पहुंची। और ये चाह ही रहे थे, भारत में इनका जो है माहौल बिल्कुल गर्म हो रखा है, दोनों चाह रहे कि लड़े, लेकिन कारण चाहिए था कि कौन सा कारण मिल जाए कि हम लोग इनसे लड़े, और वो कारण अब इनके लिए तैयार हो चुका था। अर्थात दोस्तों उसके लिए जानेंगे कि तात्कालिक कारण क्या होगा। तो चलिए फिर समझते हैं तात्कालिक कारण। तो उम्मीद करता हूं वास्तविक कारण समझ गए। कर्नाटक का जो पहला युद्ध है, पहले युद्ध की हमने शुरुआत कर दी है। कर्नाटक के पहले युद्ध का जो वास्तविक कारण था वो था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें इन दोनों देशों ने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी, और दोनों देशों के फिर जो है वहां पर युद्ध छिड़े, और उसी युद्ध की लपट भारत में पहुंची। अब देखेंगे भारत में इसका तात्कालिक कारण कैसे रहा। अगर हम लोग भारत में इसके तात्कालिक कारण की बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा है ये भारत का मैप, और मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो आपको इलाका दिख रहा है, मद्रास और पुदुचेरी, इन दोनों जगह पर फ्रांस है, और इस जगह पर हमारी ऊपर जो है अंग्रेज है। और ये आपको दिख रहा है पूरा की पूरा क्या, यानी कि हमारा बंगाल की खाड़ी, ये वाली। अब दोस्तों इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत करता है एक अंग्रेज कैप्टन, यानी कि बर्नेड। यहां पर क्या होता है दोस्तों, इस जगह पर जो ये वाला आपको समुद्र दिख रहा है, यहां पर नावें थी किसकी? यानी कि फ्रांसीसियों की नावें थी, दो नावें। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं। फ्रांसीसियों की दो नावें थी, और यहां पर एक अंग्रेजी कैप्टन आया, कौन? यानी कि बर्नेट। ये जो बर्नेट है अपनी सेना के साथ पहुंचा, और सीधा यहां पर जो है फ्रांस के उस पर धावा बोल दिया, किस पर? समुद्री जहाजों पर, और उन समुद्री दो जहाजों को लूट कर भी लाया, उनको वहां पर फूंक कर भी आया, उनसे युद्ध करके भी आया। ये था एक गर्मागर्म तात्कालिक कारण। यानी कि जो कर्नाटक का पहला युद्ध है, इस कर्नाटक के पहले युद्ध का जो शुरुआत की थी वो अंग्रेजों की तरफ से दोस्तों हुई थी। तो तात्कालिक कारण एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, और इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के लिए जो अंग्रेजी, मैंने क्या बताया, अंग्रेजी जो बर्नेट अधिकारी था, इसने सबसे पहले यहां पर अटैक किया और फ्रांसीसी जहाजों को उड़ाया और लूट कर लिया है। तो यहां से उत्पन्न हो गया, यानी कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों का कर्नाटक का पहला युद्ध। तो ये थे दोस्तों इसके तात्कालिक कारण।
अब देखिए क्या हुआ यहां पर, जब यहां पर इस कारण में अंग्रेजों ने जो है फ्रांस पर अटैक कर दिया, यानी कि अंग्रेज जो अधिकारी था यानी बर्नेड, इस बर्नेड ने फ्रांसीसी जहाजों को लूट लिया। तो फिर फ्रांस वाले ने सोचा, फ्रांस की खास बात याद रखना कि इस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर भारत में है कर्नाटक के पहले युद्ध के दौरान, वो कौन है? डुप्ले है। डुप्ले कौन है? यानी कि फ्रांस का गवर्नर। खास बात ये यहां पर आपको समझनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कर्नाटक के पहले युद्ध के दौरान फ्रांस का एक तेज तर्रार बुद्धिजीवी गवर्नर डुप्ले है भारत में। तो जैसे डुप्ले ने देखा कि यार भाई इन्होंने तो जो है हमारे ऊपर यहां पर आक्रमण कर दिया, तो अब ये डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये खुद स्वतंत्र शक्तियां नहीं है। यहां पर ना अंग्रेज स्वतंत्र है, ना यहां पर फ्रांस स्वतंत्र है, बल्कि दोनों की दोनों किसके अधीन है? कर्नाटक के नवाब के अधीन है। यहां पर जो है सत्ता कर्नाटक के नवाब की है। और अगर हम लोग बात करें तो इस समय जो कर्नाटक का यहां पर नवाब है वो है दोस्तों अनवरुद्दीन। अब यहां पे आगे अगले वाले उसमें स्टोरी में शुरू करता हूं कर्नाटक के पहले युद्ध की। तो शुरुआत करी जाए कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है कि किस तरह से शुरू हो गया 1746 से 1748। अब देखिए ध्यान से, इसकी जो शुरुआत इन्होंने की दोस्तों कर्नाटक के पहले युद्ध की। ये कर्नाटक के पहले युद्ध की शुरुआत इस जगह से हुई, यानी इस स्थान पर जो आपका मद्रास है, मद्रास के नीचे आपका यहां पर पुदुचेरी है, ये वाला पुदुचेरी। यहां पर फ्रांसीसियों के जहाज थे और इस फ्रांसीसियों के जहाज पर जो अंग्रेजी था अधिकारी बर्नेड, इस बर्नेड ने धावा बोल दिया था इनके जहाजों पर और इनके जहाजों को लाया लूटकर। इस जगह पर इस समय फ्रांसीसियों का जो गवर्नर है वो डुप्ले है। तो डुप्ले ने इन पर आक्रमण करना उचित नहीं समझा, बल्कि क्या किया, जो ये पूरे दोनों की दोनों ये फ्रांस और पुदुचेरी है ये खुद कर्नाटक के अधीन है। और कर्नाटक का जो इस समय नवाब है दोस्तों वो कौन है? वो अनवरुद्दीन है, अनवरुद्दीन। तो ध्यान से समझिएगा, कर्नाटक का नवाब है इस समय अनवरुद्दीन, ये है हमारा कर्नाटक का नवाब। तो डुप्ले ने क्या किया कि मैं सीधा जाता हूं किसके पास? यानी कर्नाटक के नवाब के पास, और उसको ये सारी बातें बोल देता हूं। तो डुप्ले पहुंच गया कहां पर? कर्नाटक के नवाब के पास। नवाब कौन है इस समय? अनवरुद्दीन। डुप्ले जब यहां पर पहुंचता है तो डुप्ले कहता है कर्नाटक के नवाब पर कि अंग्रेजों ने जबरन हम पर आक्रमण किया है, हमारे जहाजी बेड़े को नुकसान पहुंचा है, और साथ ही साथ कहता है कि यदि आप मेरा साथ देते हैं तो मैं आपको जीत कर क्या दे दूंगा? मद्रास दे दूंगा जीत कर। तो यहां पर अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी से, फ्रांसीसी अभी सन 1664 में आए, तो अंग्रेज ज्यादा घुले मिले हैं कर्नाटक के नवाबों से। ऐसे में जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, उसने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, डुप्ले की बातों की ओर। उसने कहा कि अरे हट, और इसको कोई सहायता नहीं दी। डुप्ले को जब सहायता नहीं मिली तो डुप्ले का दिमाग खराब हो गया, और जब डुप्ले का दिमाग खराब हुआ तो डुप्ले ने क्या किया? अगर आप देखेंगे जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये वाला महाद्वीप, तो डुप्ले सीधा इस अफ्रीका महाद्वीप के पास, हमारा इधर जो है एक पड़ता है मॉरिशस। क्या पड़ता है? मॉरिशस, सॉरी मॉरिशस कह रहा हूं, मालदीव, ये वाला मालदीव। तो यहां पर जो मालदीव है ये किसने जीत रखा है? ये फ्रांसीसियों ने जीता है, और ये फ्रांस के अधीन है, ये वाला। ये खास बात आपको याद रखनी है। ये किसके पास है? मॉरिशस, फ्रांस के पास है। और यहीं का दोस्तों जो यहाँ का जो फ्रांस का जो यो था वो था ला बुर्दने। ला बुर्दने। मैंने क्या कहा कि डुप्ले को यहां पर जो है मना कर दिया है अनवरुद्दीन ने। अनवरुद्दीन ने कहा कि भाई मैं सहायता नहीं दे सकता हूं, चले जा। तो डुप्ले क्रोध में आकर कहां पहुंचता है? नीचे पहुंचता है मॉरिशस में। मैंने मालदीव लिख दिया, मॉरिशस है। यहां पर आता है, और यहां पर गवर्नर कौन था? ला बुर्दने है, और ये मॉरिशस भी फ्रांस के अधीन जीता हुआ है। तो डुप्ले बोलता है कि चल भाई मेरे साथ, सीधा वहां पर पहुंचना है और अंग्रेजों से युद्ध करना है। तो यहां से ला बुर्दने तैयार हो जाता है। ला बुर्दने कहता है कि ठीक है, मैं अपनी 3000 सैनिक लेकर आता हूं। 3000 सैनिक को लेकर सीधा चल पड़ता है, और यहां से पहुंचते हुए इस जगह पर मद्रास के पास आ जाते हैं। और दोस्तों मद्रास में ला बुर्दने वर्सेस और अंग्रेजों का युद्ध हो गया। इस जगह पर जब इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो मद्रास पर अधिकार कर लेता है कौन? यानी कि डुप्ले, और डुप्ले के साथ साथ ये जो ला बुर्दने था जो इसकी सहायता कर रहा था। ला बुर्दने संधि कर लेता है किससे? अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजों ने मद्रास को खो लिया।
और मद्रास इतना इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों के लिए, एक तरह से इनका ये एक बहुत बड़ा एक सेंटर था यहाँ पर भारत में। तो मद्रास जीत लिया किसने, डुप्ले ने या फिर ला बुर्दने ने। लेकिन ला बुर्दने बड़ा लालची आदमी था। ला बुर्दने ने अंग्रेजों को कहा कि भाई मद्रास वापस चाहिए, लेकिन अंग्रेज हर कीमत पर वापस चाहते थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वापस चाहते हैं। तो इसने कहा कि मुझे जो है 40,000 पाउंड चाहिए। कितने चाहिए, 40,000 पाउंड। तो अंग्रेजों ने जो है कहा कि बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, 40,000 पाउंड मिल जाएंगे, लेकिन मद्रास वापस दे दीजिए। तो इसने ला बुर्दने ने क्या कर दिया, 40,000 पाउंड लिए और मद्रास अंग्रेजों को वापस देना चाहा। लेकिन जो डुप्ले था, डुप्ले इस पक्ष में नहीं था। डुप्ले ने सोचा कि ये क्या कर रहा भाई, मद्रास तो मैं छीनना चाहता हूँ, मद्रास में जीतना चाहता हूँ, अपना दिन करना चाहता हूँ, और ये ला बुर्दने क्या कर रहा है, 40,000 पाउंड लेके वापस। और ला बुर्दने गायब हो गया, ला बुर्दने वापस चले गया 40,000 पाउंड लेके। लेकिन डुप्ले ने क्या किया, तुरंत डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अटैक कर दिया और मद्रास को जो है छीन लिया डुप्ले ने। अब जब मद्रास को छीना तो अंग्रेजों का जो है पारा गर्म हो गया। अंग्रेजों ने कहा कि भाई अभी जो है ये इसका जो आदमी था ला बुर्दने, उसको 40,000 पाउंड दिए, फिर वापस लेना चाह रहे थे, और ये जबरन आकर जो है संधि का उल्लंघन करके डुप्ले आया, आक्रमण किया, मद्रास को फिर छीन लिया। यहां पर जब ये सिचुएशन बनी, मद्रास को डुप्ले ने फिर से छीन लिया, तो अंग्रेज क्या करते हैं कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। अंग्रेज यहां से सीधे कहां पर पहुंचते हैं, अनवरुद्दीन के पास पहुंचते हैं, और अंग्रेज बातचीत करते हैं अनवरुद्दीन से। ये कहते हैं कि भाई जो है फ्रांसों ने जो है गद्दारी की है, मैंने इतना जो है पैसा चुका के भी फिर से डुप्ले वापस छीन ले गया। तो अनवरुद्दीन ने जो है कहा किसे, यानी कि डुप्ले को, कि भाई जो है अंग्रेजों को वापस लौटा दे मद्रास। डुप्ले ने कहा कि भाई दिमाग खराब हो रहा, मद्रास इतनी मेहनत करके जीता हूं, और ऊपर से डुप्ले का जो है दिमाग जो है वैसे पारा गर्म है अनवरुद्दीन से, क्योंकि पहले इसने सहायता नहीं दी। अगर ये पहले सहायता दे चुका होता किसी डुप्ले को तो ऐसी नौबत नहीं आई होती, लेकिन अनवरुद्दीन ने भी पहले नहीं दी। तो अब यहां पर क्या होता है, त्रिकोण शुरू होता है। इस जगह पर होगा त्रिकोण शुरू। त्रिकोण कैसे होता है तो आपको यहां पर दिखाते हैं। यहां पर त्रिकोण जैसी स्थिति उत्पन्न कैसे होगी, इस तरह से होगी। अब यहां पर जबकि ये लड़ाई केवल किसकी थी, ये लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अलावा फ्रेंच कंपनी की, लेकिन अब बीच में कौन कूद चुका है, अनवरुद्दीन कूद चुका है, यानी कि अब कर्नाटक का नवाब भी बीच में आ चुका है। कर्नाटक का नवाब इस समय गठबंधन बनाता है किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, और कर्नाटक का नवाब घोषणा कर देता है युद्ध की, किसके खिलाफ, फ्रांसीसियों के खिलाफ, कि अब मैं अपनी सेना लेकर आऊंगा, युद्ध करूंगा। और यहीं पर होता है एक पहला धमाकेदार घमासान युद्ध। कर्नाटक के पहले युद्ध के अंदर भी युद्ध होता है, जिसको कहते हैं सेंट थॉमे का युद्ध। तो यहां पर लड़ा जाता है दोस्तों कौन सा युद्ध, यानी कि सेंट थॉमे का युद्ध। अब हम लोग समझेंगे इस सेंट थॉमे का युद्ध कि आखिर में क्या हुआ। सन 1746 में सेंट थॉमे का युद्ध हुआ। यह युद्ध क्यों लड़ा गया, तो मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा रहा हूं एक एक चीज। यह युद्ध इसलिए लड़ा गया क्योंकि जो मद्रास था, इस मद्रास के लिए अब पंगा शुरू हो चुका है, क्योंकि मद्रास अंग्रेजों ने 40,000 पाउंड देकर वापस खरीदा था, किससे, ला बुर्दने से, लेकिन ये गायब हो गया ला बुर्दने, और डुप्ले ने गद्दारी करके, या डुप्ले ने जो है इस पर फिर से दोबारा आक्रमण करके वापस छीन लिया, और अंग्रेज चले गए किसके पास, यानी कि अनवरुद्दीन के पास सहायता मांगने। अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन ने सहायता अंग्रेजों को दे दी और अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है डुप्ले के पास। ये जब सेना लेकर आता है तो एक जगह पड़ती है सेंट थॉमे, और इसी सेंट थॉमे में सजता है ये युद्ध का मैदान। और अब हम लोग समझने वाले हैं इस सेंट थॉमे युद्ध को। सेंट थॉमे युद्ध की अगर मैं बात करता हूं तो इस युद्ध की शुरुआत सन 1746 में होती है कर्नाटक के सेंट थॉमे में। एक तरफ सेना है किसकी, यानी कि कर्नाटक के नवाब की, कर्नाटक नवाब की सेना, और दूसरी तरफ सेना है दोस्तों किसकी, फ्रांसीसी सेना, दूसरी तरफ है फ्रांसीसी सेना। खास बात इस जो पहला देखो, याद रखो, यह पहले चल रहा है कर्नाटक का पहला युद्ध। इस युद्ध के अंदर भी अब भारतीय राजा से युद्ध छिड़ गया, जिसको सेंट थॉमे का युद्ध कहते हैं। ये जो युद्ध रहा दोस्तों, अगर हम इस युद्ध की बात करें तो इस समय जो नवाब था कर्नाटक का नवाब, वो कौन था, वो था अनवरुद्दीन। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन नवाब तो लड़ने जाते हैं। नवाब ने सोचा कि भाई क्या फ्रांस को तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा, तो इसने जो है अपने पुत्र को भेजा था, यानी जो ये सेंट थॉमे का युद्ध लड़ा तो नवाब जो अनवरुद्दीन है उसका जो पुत्र था
महफूज खां, ये गया था इस युद्ध में सेना लेकर। और कर्नाटक की तरफ से अगर हम लोग बात करें कर्नाटक के नवाब की तरफ से, तो इसकी सेना दोस्तों खास बात देखिएगा 10,000 सेना थी। सोचो, अपने बेटे को भेज दिया महफूज खां को, 10,000 सेना को लेकर भेज रखा। और इधर की बात करें तो इधर जो फ्रांसीसी गवर्नर है डुप्ले, तो डुप्ले भी इस युद्ध में लड़ने नहीं जाएगा। डुप्ले किसको भेजेगा अपना नेतृत्व, यानी कि फ्रांसीसी सेना का जो इस युद्ध में नेतृत्व करता है वो पैराडाइज करता है, पैराडाइज। तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व इधर से पैराडाइज कर रहा है। तो कौन है भाई? डुप्ले तो गवर्नर है, लेकिन पैराडाइज इस सेंट थॉमे के युद्ध में नेतृत्व किया था कर्नाटक के पहले युद्ध में। और खास जो बात है सेना, ये है ना असली मजेदार मुद्दा। सेना केवल 230 है, फ्रांसीसी सैनिक 230। कौन? फ्रांसीसी सैनिक मात्र 230 है। इसने यहां की सेना ली, भारतीय लोग खरीदे, क्या हो भाई? भारतीय लोग लिए 700। टोटल सैनिक कितनी थी? 930। भारतीय इतिहास में पहली बार यूरोपीय कंपनी ने, डुप्ले ने पहली बार कॉन्सेप्ट लाया कि भारतीय लोगों को ही सेना में शामिल किया जा सकता है, जिस कॉन्सेप्ट को आगे अंग्रेजों ने चुराया। अंग्रेजों ने भरमार तरीके से भारतीय सैनिकों को रखा। डुप्ले ने पहली बार भारतीय ही लोगों को सेना में शामिल किया। पहली बार डुप्ले का दिमाग चला, युद्ध लड़ा गया, एक भयानक युद्ध हुआ। और इस भयानक युद्ध में कर्नाटक नवाब की बुरी तरह से पराजय हुई। अर्थात यानी कि जो फ्रांसीसी सेना थी, डुप्ले था, डुप्ले जीत गया। डुप्ले की इस युद्ध के बाद चारों तरफ दोस्तों वाही वाही होने लगी। कहने का मतलब है अंग्रेजों में भी खौफ पैदा उत्पन्न हो गया और भारतीय शासकों में भी खौफ पैदा उत्पन्न हो गया। इस युद्ध को जीतने के लिए डुप्ले की रणनीति प्लस उसका जो तोप खाना है, इसको दिया जाता है श्रेय। यानी कि इसके तोप खाने ने एक यूरोपियन अंग्रेज भारतीय 10-10 सैनिकों पर जो है, एक यूरोपियन सैनिक भारतीय 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ा। खुद सोचिए, देखिए आंकड़ा। तो इस तरह से दोस्तों सेंट थॉमे का युद्ध हुआ और इस सेंट थॉमे के युद्ध में पहली बार भारतीय राजा किसी यूरोपीय कंपनी से पराजित हुआ। यह भी पहली बार हुआ। पहली बार भारतीय सैनिक यानी कि यूरोपीय सेना में शामिल हुए, पहली बार कोई भारतीय राजा यूरोपीय कंपनी से भी पराजित हुआ। तो कर्नाटक का पहला युद्ध के साथ जो सेंट थॉमे का युद्ध हुआ वो इस तरह से दोस्तों एंड हुआ। लेकिन युद्ध अब 48 तक खिंच गया और 48 में अब इस युद्ध की जो है रोकथाम कैसे हुई? तो वो रोकथाम हुई एक संधि के साथ, यानी कि युद्ध की समाप्ति हुई एक्स-ला-शापेल संधि के साथ सन 1748 में। दोस्तों हम लोगों ने देखा सन 1740 में कर्नाटक का युद्ध शुरू हुआ, लेकिन युद्ध कब तक चला? सन 1748 तक। और 1748 में भी एक संधि हुई और वो संधि थी एक्स-ला-शापेल। ये जो एक्स-ला-शापेल संधि है, इसके तहत आखिर में कैसे कर्नाटक का पहला युद्ध रुका? तो ये इस प्रकार से रुका। मैंने आपको अभी बताया था कि जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जा रहा है और ये जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जा रहा था, इसमें अंग्रेज भी इन्वॉल्व थे और इसमें फ्रांस भी इन्वॉल्व था। और वहां पर जो है अब ये उत्तराधिकार का युद्ध सन 1748 में खत्म हो गया और अब इन दोनों के बीच भी एक संधि हो गई एक्स-ला-शापेल की। और दोनों ने कहा कि भाई एक काम करो, जो अंग्रेज है, अंग्रेज को भारत में जो मद्रास था वो वापस दे दिया गया और फ्रांस के लिए लुइसबर्ग वापस दे दिया गया कि भाई तुम जो है लुइसबर्ग रख लो, जो इनको चाहिए था। और लुइसबर्ग कहां पर है? यूएसए, अमेरिका में। तो सोचो, यूएसए अमेरिका का लुइसबर्ग ये फ्रांस को मिला इस संधि के तहत और जो मद्रास है ये अंग्रेजों को मिला इस संधि के तहत। संधि एक्स-ला-शापेल थी, कर्नाटक का पहला युद्ध खत्म हुआ। इस तरह से दोस्तों ये जो युद्ध रहा एक तरह से ये अनिर्णायक रहा। हाँ, ये कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर इसमें या फिर स्थल स्तर पर इस युद्ध में फ्रांस की विजय रही। तो कर्नाटक का पहला युद्ध मैंने इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों पूरा डिटेल के साथ आपके बीच रखा है और इसमें मैंने देखो खास बात क्या बताई कि कर्नाटक का इतिहास भी बताया, कर्नाटक का परिचय भी दिया, कर्नाटक युद्ध जो संघर्ष है इसकी संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई उस पर चर्चा की। इसके अलावा कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत
कौन कौन महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे उस पर चर्चा हुई, और कर्नाटक युद्ध के साथ कौन सा अंदर युद्ध हुआ, सेंट थॉमे का युद्ध हुआ, उस पर चर्चा हुई, और कर्नाटक का युद्ध कैसे खत्म हुआ, सेक्स-ला-शापेल की संधि के साथ खत्म हुआ, संधि में क्या प्रावधान थे, वो सारे आपको समझा दिए पूरा डिटेल से दोस्तों। तो कर्नाटक का पहला युद्ध मैंने समझा दिया है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि मैं आपके बीच जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध है उसको भी लेकर आऊं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं दूसरा युद्ध भी अवश्य लाऊंगा, तीसरा युद्ध, और इस तरह से मैं बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर आऊं। और एक चीज और आप सभी के बीच बताना चाहूंगा कि खासतौर से जो उत्तराखंड के परीक्षार्थी है, उत्तराखंड के जो भी परीक्षार्थी इस समय आरओ की, एआरओ की, एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हमारा स्पेशल कोर्स भी लॉन्च हुआ है, जिसमें पूरी इस तरह से डिटेल की वीडियो आपको मिलेगी, जीएस की पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो मिलेगी। तो वो वीडियो आपको हमारे ऐप से, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, तो आप लोग हमारे ऐप में जाइए और ऐप में जाकर बढ़िया सा डेमो दीजिए। अगर पसंद आता है तो आप हमारा कोर्स भी लीजिए, और गारंटी के साथ दोस्तों 100% आपको इस डिटेल वाले कोर्स से फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।